जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का नॉलेज की इस मधुशाला में। मैं श्रीनिवास बंदगुल और आज हम देखने की कोशिश करेंगे यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाई गई आत्मनिर्भर भारत अभियान की योजना के तहत जो भी 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज यहां पर लाया गया था उसके बारे में हम यहां पर आज जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इसका पूरा एनालिसिस करेंगे कि यहां पर क्या पैकेज यहां पर लाया गया था, किन-किन सेक्टर के लिए कितना-कितना अमाउंट यहां पर दिया गया है, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या वो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट होगा और इसके इफेक्ट्स क्या रहेंगे, क्या वो पैसा ग्राउंड लेवल तक आ रहा है और क्या एक्चुअल में पैसा सरकार दे भी रही है या नहीं। तो एक-एक पॉइंट यहाँ पर हम बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, इस अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो बिना देरी किए इस वीडियो को हम शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये स्कीम के तहत ये यहाँ पर रिफॉर्म्स लाए गए थे। यहाँ पर ये जो भी है यहाँ पर वे फंड्स इंक्लूड किए गए थे और कितने अमाउंट के यहाँ पर फंड्स यहाँ पर लाए गए हैं। यहाँ पर ये कुछ 15 से 16 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं और अब एक-एक करके हम इनको ठीक से जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि क्या इसका एक्चुअल मीनिंग होता है और क्या ये ग्रास लेवल तक आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि 3 लाख करोड़ रुपए का एक यहाँ पर कोलैटरल फ्री फंड यहाँ पर लाया गया है। लोन की स्कीम यहाँ पर लाई है, किसके लिए? ये बिजनेसेस और एमएसएमईज के लिए लाई गई है और इसका जो होगा वो 4 इयर्स का टेन्योर होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है और इसका जो है वो 12 मंथ्स का यहाँ पर मोरेटोरियम होगा। अब यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितने लोगों को इससे फायदा होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि 45 लाख यूनिट्स जो है इंडस्ट्रीज की, उनको यहाँ पर फायदा होगा। 45 लाख फैक्ट्रीज है हमारे देश में, तो उनको यहाँ पर फायदा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि एमएसएमई का मतलब क्या होता है। उनकी डेफिनेशन अब चेंज कर दी गई है, तो वो डेफिनेशन क्या है और क्या सच में यहाँ पर पैसा उन तक पहुंचाया जाएगा और किस तरीके से यहाँ पर पहुंचाया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि एक एमएसएमई, ठीक है, एक एमएसएमई यहाँ पर ये क्या कर रही है, इसको चाहिए लोन। अब लॉकडाउन की वजह से ये बंद पड़ी है, तो अब इसको रिवाइव करने के लिए कुछ तो लोन चाहिए यहाँ पर, जो भी उसका नुकसान हुआ है वो भरने के लिए। ये लोन यहाँ पर लेंगे किससे? ये बैंक इससे बैंक मांगनी जाएगी कि बैंक भैया मुझे लोन दे दो, मगर बैंक इससे कहेगी नहीं ये जाओ तुम। अब यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, या एक तो बैंक की तरफ जाएगी या तो एनबीएफसी की तरफ जाएगी ना, मतलब ये दोनों भी इसको देने के लिए वो मना कर रहे हैं। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पर उनकी जो है वो गारंटी ले ली। ठीक है, अब बैंक क्यों ना देने से मना कर रहे थे कि आप अगर देने में सक्षम नहीं होंगे तो क्या आप सक्षम हो, क्या आप रिटर्न करोगे? उनकी गारंटी कौन लेगा भाई? तो यहाँ पर क्या हुआ, एक एग्जांपल के तौर पर हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे जाकिर भाई है, ठीक है, और उनकी एक कंपनी है जो कि एक एमएसएमई है। ठीक है, और अब ये एमएसएमई डूब चुकी है। ठीक है, मतलब डूबने की कगार पर है, इसका बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, यहाँ पर इसको पैसे की सख्त जरूरत है। अब ये लोन मांगने के लिए जा रही है बैंक के पास। ठीक है, अब बैंक इसको क्या बोलेगी कि भाई मैं तुमको लोन नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि तुम रिटर्न में कुछ तो रखो यार, गारंटी रखो कि तुम पैसा दोगे। ठीक है, हम भी कुछ लेने जा रहे हैं तो हमको गारंटी रखनी पड़ती है कि ये मेरे घर के कागजात है, तो आप मेरे को इतना लोन दो, और नहीं लोगे तो हम आपका आप ये मेरे घर के कागजात आपके पास ही है, आप जो चाहे कर सकते हो मेरे पास। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पर गारंटी के लिए यहाँ पर एमएसएमई के पास कुछ नहीं रखा था, तो अब इसकी वजह से यहाँ पर जो है वो बैंक इनको देने से मना कर रही थी। ठीक है, तो इनको इन तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा था, ये लोन नहीं दे रहे थे, इनका पैसा नहीं पहुंच पा रहा था। तो अब यहाँ पर हमारे जाकिर भाई जो है वो क्या बोलेंगे ये बैंक को, कि बैंक इनको बोलेगी कि तुम गारंटी नहीं रख रहे हो, तो क्या एश्योरेंस है, क्या गारंटी है कि तुम पैसा रिटर्न करोगे? तो ये यहाँ पर हमारे जाकिर भाई क्या बोलेंगे अब कि भाई चाचा विधायक है हमारे, चाचा विधायक है हमारे, मैं नहीं दूंगा तो वो दे देंगे ना। ठीक है, अब यहाँ पर विधायक का मतलब जो भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर यहाँ पर ये फेल करती है कंपनी इनको रिटर्न करने में, तो इसकी गारंटी कौन लेगा? यहाँ पर ये लेगी यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर पैसा रिटर्न करने में ये कंपनी नाकाम रहती है तो जो भी इनका लोन लिया गया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर जो है वो पे कर देगी बैंक को। तो इसका सीधा सा मीनिंग यहाँ पर ये था। अब दूसरे आर्टिकल की तरफ हम चलेंगे कि एमएसएमईज का मीनिंग अब चेंज कर दिया गया है। तो पहले क्या था, तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। ठीक है, एमएसएम, ये माइक्रो, ये स्मॉल और ये एम। ठीक है, तो ये माइक्रो हो गया, ये स्मॉल हो गया, ये एम हो गया। इनकी जो भी वो किस ग्रुप के अंदर आते हैं वो
डिसाइड किया जाता था कि उनका इन्वेस्टमेंट कितना है और उनका टर्नओवर कितना है, ठीक है। अब पहले जो था वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट देखा करते थे, ठीक है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखा जाया करता था, मगर अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों भी देखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए कोई भी इंडस्ट्री अगर होती है, ये अगर एक फैक्ट्री है तो एक इंडस्ट्री है यहाँ पर या एक फैक्ट्री है, ठीक है, तो ये यहाँ पर दो काम कर सकती है। एक तो ये यहाँ पर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती है या फिर ये सर्विस दे सकती है, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब क्या कि ये आपको कुछ ना कुछ ठीक है, कपड़े की इसकी फैक्ट्री है तो ये आप क्लोथ्स बना कर दे रही है, ठीक है। और अगर ये सर्विस है तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम समझेंगे कि ये आदमी की एक ट्यूशन है, ठीक है, ये आदमी की एक ट्यूशन है जो, और ये ट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, ये पढ़ा रहा है लोगों को, तो जो भी उसको लग रहा है ट्यूशन का खर्चा वो उसने एक ही बार में इन्वेस्ट कर दिया और हर साल वो प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट तो इसकी कम होगी ना, इसकी ज्यादा होगी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसको हर बार इन्वेस्ट करना ही रहना पड़ता है, कच्चा माल खरीदना पड़ता है हर बार उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ये इसकी, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर की। तो यहाँ पर हमको देखने को भी मिल रहा है कि यहाँ पर 25 लाख की यहाँ पर कंडीशन रखी गई, तो यहाँ पर सर्विस के लिए 10 लाख की रखी गई थी, यहाँ पर 5 करोड़ के आसपास की, और यहाँ पर 2 करोड़ के आसपास की, यहाँ पर 10 करोड़ के आसपास की, और यहाँ पर 5 करोड़ के आसपास की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, अब समझे यहाँ पर कि ये आदमी है, ठीक है, इसकी एक ट्यूशन भी है। अब इसने ट्यूशन ने इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पर 50 लाख का, ठीक है, 50 लाख का यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। और अब इन्होंने क्या कर दिया, ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है और सालाना, ठीक है, सालाना इसका जो भी टर्नओवर है, जितने भी बच्चे उसके पास पढ़ने के लिए आते हैं, उनका जो है वो 125 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, ठीक है, यहाँ पर उनका 125 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। अब देखिए यहाँ पर पहले, मतलब ये डेफिनेशन के आने से पहले, ये 2-3 दिन पहले लाई गई है, इसके पहले यहाँ पर ये क्या बोलेगा कि मैं एक एमएसएमई हूँ, ठीक है, ये मेरी जो ट्यूशन है एक एमएसएमई है, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट कितना है 50 लाख। 50 लाख मतलब ये कहाँ पर आएगा, नहीं सॉरी, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, 50 लाख से ज्यादा है, 25 लाख से ज्यादा है, और 2 करोड़ से तो कम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भी है वो एक एमएसएमई के तहत आएगा, मगर इसका टर्नओवर कितना जा रहा है दोस्तों, ये जा रहा है 125 करोड़ रुपए। तो साफ है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है और स्कीम का फायदा उठा रहा है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि अब इन्वेस्टमेंट के साथ साथ तुम्हारा टर्नओवर भी देखा जाएगा, तुम्हारा टर्नओवर भी देखा जाएगा, और तो और यहाँ पर सर्विसेज के लिए एक और प्रोड्यूसिंग कंपनीज के लिए, प्रोडक्ट कंपनीज के लिए एक, मतलब एंटरप्राइजेस के लिए एक, ऐसा नहीं देखा जाएगा। सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए भी यही एक क्राइटेरिया यहाँ पर रखा जाएगा। तो यहाँ पर ये न्यू डेफिनेशन लाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, और क्यों लाई गई थी यहाँ पर हमने ये देखा है, और इसका क्या फायदा होगा ये आने वाले समय में हमको पता चल जाएगा, और क्यों लाई गई थी तो यहाँ पर हमने देखा ही है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं हम दोस्तों कि यहाँ पर और क्या लाया गया था कि यहाँ पर देखिए अब 20 करोड़ सब ऑर्डिनेट डेब्ट के लिए, ठीक है, अब एमएसएमईज के लिए यहाँ पर क्या हो रहा था दोस्तों, एमएसएमईज कुछ ऐसी भी थी, ठीक है, कि जिन्होंने पहले ही लोन ले रखा था। ये लोन था तकरीबन, चलिए कि मान के चलते हम एक 50 करोड़ रुपए का उन्होंने लोन ले रखा है, ठीक है। अब ये लिया था उन्होंने बैंक से, और ये बैंक इनको मांग रही है कि भाई मेरे पैसे दो, और ये डूब चुकी है कंपनी, तब इसको ये पैसे नहीं दे पाएगी ये बैंक को, ठीक है। तो अब ये 50 करोड़ रुपए को हम गिनेंगे एनपीए के तहत, ठीक है, एनपीए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसको बोलेंगे हम नॉन प्रॉफिटिंग एसेट्स, ठीक है। तो अब 50 करोड़ रुपए का इसका एनपीए हो गया। तो अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये एनपीए में चली गई है कंपनी, इसका एनपीए बहुत ज्यादा हो गया है, ये 50 हो गया, 60 करोड़ हो गया, 70 करोड़ हो गया, ये बढ़ता ही जा रहा है एनपीए। तो अब यहाँ पर ये बैंक को क्या हो रहा है, इसका लॉस हो रहा है। तो ठीक है, ये एमएसएमई स्ट्रेस में है, बहुत ही इसकी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल है। तो ऐसे एमएसएमई के लिए यहाँ पर 20 करोड़ रुपए का फंड यहाँ पर लाया गया है, और इसकी पार्शियल गारंटी भी सरकार दे रही है, ठीक है। तो पिछले केस में हमने देखा था कि 100% गारंटी सरकार दे रही है कि अगर तुम पैसा यहाँ पर वापस नहीं दे पाए बैंक को, तो हम पूरा का पूरा यहाँ पर उनको दे देंगे। मगर अगर यहाँ पर देखिए आप कि पार्शियल गारंटी यहाँ पर सपोर्ट की जा रही है, मतलब 100 का 100% नहीं, थोड़ा बहुत हम दे देंगे, वो जो भी आंकड़ा है वो सरकार ने यहाँ पर तय कर दिया गया है, वो 20% कुछ तो था यहाँ पर, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी फंड जो है ये फिर से एमएसएमई के लिए लाया गया है। मगर
ये ऐसे एमएसएमई के लिए जो बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर एक कंपनी है, ये एक एमएसएमई है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर इसको इंडस्ट्री को स्केल करने के लिए, इसको बड़ा करने के लिए इसको पैसे की आवश्यकता है। इसको अब देने की आवश्यकता है ताकि ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। ये अगर बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी ना। तो अगर इसको बढ़ाना है तो हमको इसको लोन भी देना पड़ेगा। मगर अब इसको क्या हुआ हो रहा था कि बैंक तो पैसा नहीं दे रहे थे, ठीक है, गारंटी मांग रहे थे वो। अब यहाँ पर सरकार ने इनके लिए भी एक पैकेज लाया गया है और इसकी भी एक पार्शियल गारंटी यहाँ पर ली जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये 50,000 करोड़ रुपए का लोन यहाँ पर वो जो भी है वो स्कीम यहाँ पर लाई गई है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर कि 200 करोड़ रुपए तक का ग्लोबल टेंडर जो है वो लाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ हर साल हम गणेशोत्सव मनाते हैं, ठीक है। गणेश जयंती हम यहाँ पर मनाते हैं। अब पीओपी की जो भी ये पीओपी की मूर्ति है प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई गई है, ठीक है। और यहाँ पर ये शाडू की माटी से बनाई गई है, शाडू की मिट्टी से यहाँ पर ये बनाई गई है। अब ऐसा समझ के लीजिए, ऐसा कंसिडर करके लीजिए कि यहाँ पर ये भी जो भी मूर्ति है, पीओपी की जो भी मूर्ति है ये फॉरेन कंट्री से आती है, ठीक है। अगर हमको पीओपी मूर्ति लेनी है ये तो फॉरेन से इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, मतलब मंगानी पड़ेगी, ठीक है, ऑर्डर करनी पड़ेगी। और हमारे यहाँ पर क्या मिलता है, हमारे यहाँ पर सिर्फ शाडू की मूर्ति यहाँ पर मिलती है, ठीक है। ये डोमेस्टिक में होता है, यहाँ हमारे इंडिया में होता है। पीओपी चाहिए तो बाहर से मंगाओ यार, और अगर शाडू चाहिए यहाँ पर मिल सकता है। हमको अगर एक इंसान है, इसको अब मूर्ति खरीदनी है, गणेशोत्सव आ रहा है, ठीक है। इसको गणेशोत्सव मनाने के लिए एक मूर्ति चाहिए यहाँ पर। अब ये क्या करेगा, इसके पास से यहाँ पर जाएगा, प्राइस कितनी पूछेगा, ये बोलेगा भैया 200 रुपए लगेंगे। और ये इसके पास जाएगा तो ये बोलेगा भैया 1000 रुपए लगेंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, ये तो पहले देखिएगा ना कि किसको यहाँ पर उसको सस्ता मिल रहा है, ठीक है। तो सस्ता मिलेगा तो ये इसको ही ऑर्डर देगा। तो ऐसा ही हो रहा था कुछ हमारे यहाँ पर टेंडर्स जो दिए जा रहे थे। मतलब अगर एक प्रोजेक्ट है यहाँ पर तो उसका टेंडर जो है वो एक फॉरेन अगर कंपनी लेती है और एक इंडियन कंपनी अगर लेती है तो ये फॉरेन कंपनी क्या करेगी, यहाँ पर कम समय में और कम खर्चे में ये इसको प्रोजेक्ट को पूरा कर देती है। मगर अब सरकार ने क्या बोला कि मुझे इसको बढ़ाना है, ठीक है। मुझे तो अब मेरी डोमेस्टिक ग्रोथ नहीं हो रही है, मेरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो मार खा रही है, तो मुझे उसको चलाना है, मुझे उसको थोड़ा सा बूस्ट देना है। तो यहाँ पर क्या बोला कि 200 करोड़ रुपए तक का अगर अमाउंट है प्रोजेक्ट का तो उसका टेंडर सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनीज को दिया जाएगा, ना कि फॉरेन कंपनीज को। यहाँ पर फॉरेन कंपनीज आ भी नहीं सकती, ऐसा नियम ही यहाँ पर बनाया गया कि 200 करोड़ रुपए के अंडर अगर वो प्रोजेक्ट आता है तो उसका टेंडर जो है वो इंडियन कंपनीज को ही यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ अब हम अगले न्यूज देखेंगे दोस्तों कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत क्या क्या किया गया था। तो यहाँ पर हमको मालूम है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो थी यहाँ पर, उसके तहत अब एक और रिफॉर्म लाया गया है यहाँ पर कि अब देखिए ये पहले से ही चल रहा था, इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए डेट कि यहाँ पर जो है एक मान के चलिए एक इंसान है, ठीक है। इसकी एक सैलरी है, ये काम करता है, इसकी जो भी है ये 20,000 सैलरी है इसकी, ठीक है। अब इसको 20,000 में से पीएफ के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा, तो पीएफ इसका कटेगा। चलिए मान के लीजिए कि इसका पीएफ कटेगा 20% कुछ तो, ठीक है। अब 12% पहले वो पीएफ हुआ करता था, ठीक है। अब 12% मतलब इसका कितना हुआ, लगभग 2,400 रुपए हो गया। तो ये 2,400 रुपए ये पे करता था, इसको अब 20,000 में से इतना कट करके जो है तो वो कितना हो गया यहाँ पर 70,800, इसको इतना ही मिलेगा, ठीक है। हाथ में इसकी सैलरी तो है इतनी, मगर पीएफ कटने के बाद उसके हाथ में इतनी सैलरी आ रही है और इतना ही अमाउंट इसके मालिक को भी यहाँ पर पे करना पड़ रहा है। मतलब जो भी यहाँ पर ओनर है उस कंपनी का उतना ही अमाउंट इसको भी पे करना पड़ रहा है। तो 2,400 ये इसके सैलरी से और 2,400 यहाँ से, मतलब टोटल पूरे हो गए यहाँ पर 4,800, ठीक है। 4,800 रुपए हो गए यहाँ पर। अब सरकार ने क्या बोला कि ना तो एम्प्लॉय देगा और ना तो एम्प्लॉयर देगा यहाँ पर, ठीक है। ना एम्प्लॉय देगा ना तो एम्प्लॉयर होगा, इसका 12% भी हम देंगे, इसका 12% भी हम देंगे यहाँ पर। तो ये जो भी होगा यहाँ पर 4,800 ये हम देंगे, ना कि तुम दोगे, ताकि तुमको जो है
वो इतनी नहीं बल्कि इतनी अमाउंट यहाँ पर मिल सके, तुम पूरा का पूरा 20,000 वहां से ले सको। ठीक है, तो ये पहले ही कर दिया गया था, मगर अगर पहले से ये चल रही थी स्कीम, सिर्फ अब जो है उसको 3 महीने के लिए और इंक्रीज यहाँ पर कर दिया गया है, और इसका अमाउंट जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा वो लगभग लगभग 2500 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम बढ़ेंगे अब दोस्तों, कि 30,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल लिक्विडिटी फंड यहाँ पर लाया गया है, सॉरी, एनबीएफसी, एचएफसीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स के लिए। अब एनबीएफसी जो होती है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती है जो कि इंडस्ट्रीज को लोन देती है, हाउसिंग को लोन देती है। एचसीएफ जो होता है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती है, मतलब अगर आप घर खरीद रहे हो, आपको घर बनने के लिए पैसे चाहिए तो उसके लिए वो देगी। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो होती है वो भी उनको पैसा प्रोवाइड करती है, लोन्स देती है वो लोगों को। मगर अब क्या हो रहा था, इनकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी। क्यों खराब हो चुकी थी? क्योंकि पहले तो लॉकडाउन, उससे ऊपर से स्लो डाउन, उसके ऊपर से कोरोना, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हो गया था, मतलब पहले तो स्लो डाउन चल रहा था, तो यहाँ पर जो है वहां पर डिमांड कम हो रही थी लोगों की। ठीक है, अब डिमांड कम हो रही तो इनकी तरफ से लोन कोई नहीं लेगा यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद कोरोना आया, उसके लॉकडाउन हो गया, मतलब क्या बोलते हो यार उसको, बहुत उनकी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, और तो और उनको कोई लोन नहीं दे रहा था। मतलब इसकी कंडीशन अगर खराब होगी तो बैंक से लोन मांगेगा ये, मगर बैंक जो है वो इसको लोन दे नहीं रहे थे। अब क्यों नहीं दे रहे थे, इसके लिए आरबीआई ने क्या किया इसके बारे में, और क्या क्या हो रहा था इनके बारे में, इसके लिए हमने एक पूरी की पूरी वीडियो तैयार कर रखी है। उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर क्लिक करूंगा, आप आई बटन पर क्लिक करो, आपको वो मिल जाएगा वो लिंक, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो डाल दूंगा। तो आप वो वीडियो देखो कि आपको पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा था। ठीक है, और क्या क्या इसके लिए यहाँ पर रिफॉर्म्स लाए गए, और क्या क्या यहाँ पर मार्ग ढूंढे गए, थोड़ा सा यहाँ पर प्रयत्न किया गया उसके लिए कि उनकी कंडीशन सुधर सके, उनको बैंक लोन दे सके, मगर वो सक्सेसफुल नहीं रहा। ठीक है, तो वो आप उस वीडियो में देख सकते हो, आपको बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बैंक तो इनको लोन नहीं दे रहे थे। अब क्या हुआ, यहाँ पर बैंक इनको लोन क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि इनके पास गारंटी नहीं दे रखने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर सरकार ने जो बोला कि आरबीआई को हम बोलेंगे कि फिर से वो बैंक को बोले। ठीक है, अब आरबीआई क्या करेगी यहाँ पर, कि बैंक को बोलेगी कि भैया तुम लोन दो। बैंक क्या बोलेगी, नहीं दूंगी, क्योंकि ये वापस नहीं करेंगे मुझको। तो अब यहाँ पर जो है गारंटी ले रही है सरकार। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी ले रही है कि अगर ये वापस नहीं कर पाई तुमको, तो हम तुमको देंगे। ठीक है, अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी जो भी है उन्होंने लोन लिया आपसे, वो अगर पैसा वापस नहीं कर पा रही है तो उसकी पूरी की पूरी गारंटी हम लेंगे 100%। ठीक है, तो इसके तहत आपको 30,000 करोड़ रुपए का लोन यहाँ पर देना होगा। अब गारंटी हो गई तो बैंक तो यहाँ पर लोन देंगे देंगे ना यार, डूबने वाला तो नहीं है पैसा। ठीक है, तो गारंटी होगी तो यहाँ पर उनको लोन दिया जाएगा और वो अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम बढ़ेंगे कि मतलब और क्या रिफॉर्म लाए गए थे यहाँ पर। 45,000 करोड़ रुपए की पार्शियल क्रेडिट स्कीम गारंटी फॉर द एनबीएफसीज, और ये यहाँ पर वही है। ठीक है, अब इसके तहत यहाँ पर जो भी है वो इतना जो है वो फंड यहाँ पर उनको दिया जाएगा। ठीक है, इतने करोड़ रुपए का उनको लोन यहाँ पर मंजूर किया जाएगा, और उसकी पार्शियल गारंटी जो है वो सरकार लेगी यहाँ पर। ठीक है, अब पिछली बार की तरह यहाँ पर पूरी की पूरी गारंटी सरकार ले नहीं रही है, उसकी पार्शियल गारंटी ले रही है। ठीक है, और ये गारंटी कितनी होगी, 20%। मगर अगर आपने 1 लाख का लोन लिया है यहाँ पर, अगर आप बैंक को नहीं दे पा रहे हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, मगर कितना देगी, इसका 20% देगी। ठीक है, 20% मतलब ये इसको सिर्फ 20,000 रुपीज देगी। ठीक है, तो 20% की गारंटी यहाँ पर सरकार ने ली है। इसी के साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पर कि 90,000 करोड़ रुपए के लिए एक स्कीम लाई गई है डिस्कॉम कंपनीज के लिए। तो डिस्कॉम क्या होती है यहाँ पर दोस्तों, कि देखिए अब जो भी हम बिजली लेते हैं ना, ठीक है, सरकार से, बिजली की कंपनियों से, तो उनमें दो तरह की कंपनीज होती है। एक तो होती है कि जो बिजली प्रोड्यूस करती है, और एक होती है कि जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है। ठीक है, एक तो प्रोड्यूस करने वाली कंपनी होती है और डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनी होती है। चलो, प्रोड्यूस करने वाली कंपनी प्रोड्यूस तो कर लेगी, मगर अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वाली जो है उनका जो है उनके यहाँ पर मांग नहीं आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन चल रहा है तो इंडस्ट्रीज बंद है, और इंडस्ट्रीज बंद है तो
बिजली की मांग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, 25% से 30% तक यहाँ पर जो है वो डिमांड गिर चुकी है। इसकी वजह से जो डिस्कॉम कंपनी जो भी है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो भी है, उनका बहुत ही यहाँ पर बुरी हालत चल रही है। तो इसकी वजह से उनको रिवाइव करने के लिए, उनको थोड़ा सपोर्ट देने के लिए 90,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर ये फंड लाई गई है। इतना यहाँ पर उनको लोन दिया जाएगा, ठीक है? तो ये एक हो गया यहाँ पर। दोस्तों देखिए, इतने सारे रिफॉर्म्स हमने देख लिए, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ये हम थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी वो बोला गया है कि देखो, कॉन्ट्रैक्टर्स जो भी होते हैं अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हो पाया है, उन्होंने जो भी वो काम किया है वो अगर खत्म हो नहीं पाया है, क्योंकि अभी यहाँ पर माइग्रेंट्स जो भी है, वहाँ पर लेबर्स जो भी है वो माइग्रेट हो रहे हैं और आपके पास लेबर्स नहीं है तो काम भी बहुत आपका नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए जो भी है 6 महीने तक की डेट एक्सटेंड कर दी गई है। वेरियस टैक्सेस जो होते हैं उनको डिडक्ट कर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है? और उनके डेट्स भी यहाँ पर बढ़ा दिए गए कि ये तारीख तक आप भर सकते हो। तो वो जो भी डेट्स होंगे यहाँ पर वो भी बढ़ा दिए गए हैं। इतने सारे रिफॉर्म्स लाए गए हैं यहाँ पर, ठीक है? अब टीडीएस और टीसीएस भी यहाँ पर रेट डिडक्ट कर दिया गया है। मतलब कोई भी अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो, अगर ये आदमी को एक चेक देता है 1 लाख रुपए का, ठीक है? तो अब ये 1 लाख रुपए के चेक पर यहाँ पर जो है वो टैक्स बैठेगा, और अब ये टैक्स का थोड़ा अमाउंट जो है वो टीडीएस के तहत ही या फिर टीसीएस के तहत ही यहाँ पर काट लिया जाएगा, और ये एक्चुअल जब यहाँ पर आप टैक्स पे करते हो तब ये गिना जाएगा, ठीक है? थोड़ा अमाउंट टीडीएस के तहत, थोड़ा अमाउंट इसके तहत, जो भी टोटल टैक्स होगा उसका। अब यहाँ पर क्या बोला गया था, ये टीडीएस और टीसीएस जो भी होता है वो ट्रांजैक्शन के समय ही यहाँ पर कट आउट किया जाता है। 1 लाख पर अगर 5,000 रुपए का टीडीएस लग रहा है तो इसको मिलेंगे कितनी, इसको सिर्फ 95,000 मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है? अब यहाँ पर सरकार ने क्या बोला कि वो 5,000 जो है आपको 5,000 नहीं देना पड़ेगा, उसका 25% हमने कम कर दिया है। अब 25% मतलब कितना, यहाँ पर जो भी उसके आप 4 भाग कर दो यार, ठीक है? 5,000 के 4, ठीक है? 2,500, तो ठीक है, 1,250 रुपए जो है हमने यहाँ पर कम कर दिए गए। तो अब 3,250 रुपए जो भी है वो तुम यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है? अब तुमको सिर्फ 3,250 पे करने पड़ेंगे, 1,250 रुपए हमने कम कर दिए गए हैं। 25% यहाँ पर डिक्रीज कर दिया गया है टीसीएस और टीडीएस में। तो इसकी भी एक अमाउंट है यहाँ पर 50,000 करोड़ रुपए की, ठीक है? तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वो पूरा पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसके लिए कितना फंड जारी कर दिया है, यहाँ पर किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा और क्या-क्या कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर। दोस्तों, इसका एक और भी एस्पेक्ट है यहाँ पर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इतना पैसा खर्च किया हुआ है और क्या ये आने वाले समय में इतना पैसा खर्च कर देगी, और क्या ग्राउंड लेवल तक इसका असर हमको देखने को मिल पाएगा, और क्यों इसका इतना हवा मचाया जा रहा है, क्या इसके पीछे की असली कहानी है। और एक दूसरा एस्पेक्ट भी है इसका, जो भी मैंने आर्टिकल्स के को पढ़कर यहाँ पर समझा है, द हिंदू में, द इंडियन एक्सप्रेस में, और बाकी यहाँ पर जो भी लोग होते हैं उनके आर्टिकल्स पढ़कर और बाकी बुक्स पढ़कर जो भी मेरी नॉलेज है उससे मैंने जो यहाँ पर समझा है वो उस वीडियो में मैंने जानने की कोशिश की है, आपको दिखाने की कोशिश की है, ठीक है? तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।